हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पॉइजन के बारे में बात किया था। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो देख ले, क्योंकि उसके बिना एक्सपोनेंशियल समझ आना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो चलो, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन था हमने बात किया था कि वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की थी। ठीक है, वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में होती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो चलो, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या बात करी थी कि नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली हमने बात करी थी, नंबर ऑफ इवेंट्स पर यूनिट टाइम। तो एक तरीके से आप सोच लो, जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट पर आवर। ठीक है, इस तरीके से आप सोच लो, या आप पर आवर, या आप सोच लो नंबर ऑफ कॉल्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉल्स एट कॉल सेंटर पर 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 आवर। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोई भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। तो जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो बेसिकली पता क्या होती है, वो पॉइजन वाला ही कंसेप्ट लेती है, लेकिन वो एक चीज बताती है कि आपको सपोज करो, हम ये वाला केस ले, नंबर ऑफ कॉल्स एट अ कॉल सेंटर। ठीक है, सपोज हम ये वाला केस ले, नंबर ऑफ कॉल्स एट कॉल सेंटर पर यूनिट आर। तो सपोज करो आपकी पहली कॉल आई। ठीक है, आपकी पहली कॉल आई, के बाद आपकी दूसरी कॉल आई, फिर तीसरी कॉल आई, फिर चौथी कॉल आई। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आपकी कॉल आई, पांचवी कॉल यहाँ पे आ गई, छठी कॉल फिर आई। तो सपोज इस तरीके से आपकी कॉल आ रही है। ठीक है, तो अब अगर आपको अब बताना है कि आपकी नेक्स्ट कॉल कितने टाइम बाद आएगी, ध्यान से समझो। अगर आपको बताना है कि नेक्स्ट कॉल, आप ये नहीं कितने टाइम, नेक्स्ट कॉल बेसिकली आपको ये बताना है कि सपोज करो ये कॉल, सपोज इस कॉल को मैं वन बोल दूं, कॉल टू, कॉल थ्री, कॉल फोर, कॉल फाइव, कॉल सिक्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका ये जो नेक्स्ट इवेंट है, यहाँ पे इवेंट कॉल है। ठीक है, आपको बताना है कि ये अगर नेक्स्ट इवेंट है, अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये नेक्स्ट इवेंट, सपोज करो ये कॉल है, ये जो नेक्स्ट इवेंट है, नेक्स्ट कॉल, 5 मिनट में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट अकर्स इन 5 मिनट। तो आप अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सपोज करो आप एक कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, ये आपके पास कॉल आ रही है आपके में, आप बेसिकली अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नेक्स्ट कॉल 5 मिनट के अंदर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये बहुत बड़ा टास्क होता है, कभी कभार कॉल सेंटर्स में ये बड़ा टास्क होता है, वो ये देखते हैं कि ये कितनी प्रोबेबिलिटी है, उस हिसाब से वो लोगों को हायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कॉल सेंटर में लोग हायर होते हैं, वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि उनकी नेक्स्ट कॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आपको कोई ऐसा टास्क हो ना, तो ये टाइमिंग वाला, सपोज इसमें ये जो वन और कॉल टू के बीच में डेल्टा टी1 टाइम है, इन दोनों के बीच में डेल्टा टी2 टाइम है, इन दोनों के बीच में डेल्टा टी3 टाइम है, ऐसे डेल्टा टी4। जो टाइम्स, जो ये जो टाइम है ना, जो टाइम है बेसिकली, ये जो टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे ना, ये बेसिकली आपकी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। समझ रहे हो, ये आपकी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये जो टाइम बेसिकली, आप ये एक तरीके से ये समझ लो कि आप ये बता सकते हो कि आपकी प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट कॉल 5 मिनट्स के अंदर आएगी कि या नहीं। समझ रहे हो, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, आप ये बता सकते हो। ठीक है, चलो, अब ये तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किस केसेस में लगती है। बेसिकली आप एक तरीके से, जब ये कॉल का एग्जांपल है, सपोज करो आप इंश्योरेंस में हो, तो आपको बेसिकली आप ये बता सकते हो कि आपका जो नेक्स्ट क्लेम है वो कितने टाइम, बेसिकली नेक्स्ट क्लेम, सपोज करो पहला क्लेम आया 10 दिनों में। ठीक है, अगला क्लेम आया 15 दिनों में। ठीक है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, उसके अगला क्लेम आया 12 दिनों में। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो अगला क्लेम है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 15 दिनों में आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, तो बेसिकली वो एक तरीके का एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। ठीक है, वो एक तरीके का एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। चलो, ये मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो अब अगर हमारा ये जो रैंडम वेरिएबल है, मैं इसको एक्स दूं। ठीक है, ये डेल्टा टाइम्स का जो रैंडम वेरिएबल है, बेसिकली आपको क्या निकालना है, बेसिकली आपका ये जैसे डेल्टा टी5, यहाँ पे डेल्टा टी6 है, तो आपको ये बताना है कि ये जो डेल्टा टी6 है, मैं बोलूँ कि ये जो कॉल है आपकी लेस देन 5 मिनट्स के अंदर आएगी, तो बेसिकली आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
ठीक है। तो बेसिकली आपका रैंडम वेरिएबल अगर मैं x बोलूं तो ये जो x रैंडम वेरिएबल है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर मैं इसको x से डिनोट कर नोटेशन दूं तो बेसिकली ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। ठीक है। और इसका पैरामीटर पैरामीटर हम लैम्बडा ही लेते हैं इस केस में भी। ठीक है, इस केस में भी पैरामीटर लैम्बडा होता है। तो ये लैम्बडा अब देखते हैं हम कि आपका ये एक याद रखना ये जो डेल्टा टाइम है, ये जो डेल्टा टाइम है ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। क्यों? बिकॉज ये टाइम 3 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट यानी 180 सेकेंड्स भी हो सकता है, 180.2 सेकेंड्स भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो बेसिकली ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की होती है। ठीक है। और ये पॉइजन डिस्क्रीट की होती है, ये नंबर ऑफ कॉल्स है ये, लेकिन उसके बीच का टाइम बता रही है। ठीक है। चलो, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा कि बेसिकली उसमें ये लैम्बडा पैरामीटर होता है, हमने बात करी थी लैम्बडा पैरामीटर। अभी हम ये देखते हैं लैम्बडा पैरामीटर, ये वही लैम्बडा पैरामीटर है कि आपकी रेट ऑफ जो रेट है ना कॉल्स का, रेट आपका कॉल्स कितनी रेट पे आ रही है, ये वही लैम्बडा पैरामीटर है। ठीक है। तो चलो, अब एक बात बताओ, हम कंटिन्यूअस के केस में हम पीडीएफ फाइंड करते हैं ना। ठीक है। तो हम डिस्क्रीट के केस में पीएमएफ फाइंड करते हैं। तो अगर मैं हम पीडीएफ फाइंड करें ना, तो पीडीएफ आप लिख सकते हो। तो पीडीएफ क्या होता है इसका, तो हम जैसे मैं स्मॉल एफ एक्स से लिखते हैं पीडीएफ, स्मॉल एफ एक्स है, बेसिकली ये होता है आपका लैम्बडा ई रेज टू पावर माइनस लैम्बडा एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 फॉर एक्स लेस देन 0। ये समझो, ये बेसिकली पीडीएफ की स्टैटिस्टिशियंस ने ना, जो बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियंस हैं उन्होंने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ की ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया है। ठीक है। ये फॉर्मूला पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो यही अगर हम सीडीएफ देखना चाहें, बेसिकली सीडीएफ क्या होता है, एक्स लेस देन एक्स, यानी कि बेसिकली मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। याद रखना, अगर ये पीएमएफ होता तो मैं सबमिशन लेता। सबमिशन क्यों लेता? क्योंकि वो डिस्क्रीट है, लेकिन अभी क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये लैम्बडा ई रेज टू पावर माइनस लैम्बडा एक्स और प्लस जीरो, जीरो तो फिर जीरो ही हो जाएगा लेस देन जीरो के केस में। तो अगर हम इसको करें ना, इसको फाइंड आउट करें, तो बेसिकली आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, विकीपीडिया पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो सीडीएफ जो होता है ना, सीडीएफ जो होता है हम उसको कैपिटल एफ एक्स से भी लिखते हैं, कैपिटल एफ एक्स से भी लिखते हैं। वो क्या होता है, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस लैम्बडा एक्स और यहाँ 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ये सीडीएफ होता है ये, और ऊपर वाला पीडीएफ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पीडीएफ होता है और ये सीडीएफ होता है। चलो, ये तो हमने देख लिया। अब अगर मीन और वो निकालें, मीन और वेरिएंस। ठीक है, हम सारी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो मीन निकालें तो मीन क्या होगा, ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स क्या होगा, हम समीशन लेते थे डिस्क्रीट के केस में, यहाँ पे हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स एक्स पी एक्स, यही फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल एफ एक्स है, ये बेसिकली ये पीडीएफ वाली एफ एक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अगर आप ये एफ एक्स को यहाँ पे डाल दो और सॉल्व करो ना, मैं सॉल्व करना नहीं दिखा रहा आपको इंटीग्रेशन, लेकिन आपको बेसिकली ये सॉल्व करो तो आपका जो न्यू आता है ना, वो 1 बाय लैम्बडा आता है। ये बात याद रखो, आपका न्यू क्या आता है, 1 बाय लैम्बडा आता है इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा था, न्यू जो आ रहा था वो लैम्बडा आ रहा था, यहाँ पे न्यू 1 बाय लैम्बडा आ रहा है। और वेरिएंस वेरिएंस भी अगर आप देखो तो वेरिएंस बेसिकली आपका क्या होगा, वेरिएंस बेसिकली अगर आप निकालना चाहो वेरिएंस को, तो वो क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर। इसमें ये यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिख दोगे ना, अगर बेसिकली एक्स स्क्वायर स्मॉल एफ एक्स और इसको न्यू स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपका वेरिएंस, आपको पता है आपका वेरिएंस क्या आएगा, वेरिएंस बेसिकली 1 बाय लैम्बडा स्क्वायर आएगा। ठीक है, आपको बस ये पता होने चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होने चाहिए कि ये क्या आ रहे हैं। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है, आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। अगर आपको नहीं भी याद तो बस आपको इतना याद होना चाहिए कि न्यू क्या आता है इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस क्या आता है इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो, ये तो हमने पढ़ लिया इनका न्यू और वेरिएंस। अब एक बारी विकिपीडिया पे चलते हैं, मैं इसका आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ पीडीएफ का। ये देखो,
ये पीडीएफ का इसका ग्राफ है। ठीक है, अगर लैम्ला हमारा 0.5 है तो ये ग्राफ है येलो वाला, अगर लैम्ला 1 है तो ये ग्राफ है, लैम्ला 1.5 है तो ये ग्राफ है। यानी कि एक बात समझो, एक चीज देखो, ध्यान से सुनना। अगर हमारा लैम्ला 1.5 है यानी कि लैम्ला की वैल्यू ज्यादा है, तो ये जो लैम्ला की वैल्यू ज्यादा है तो ये जो फॉल फॉल हो रहा है ना, ये बड़ा जल्दी फॉल होगा, समझो, ये बड़ा जल्दी फॉल होगा। और लैम्ला की वैल्यू अगर कम है तो ये धीरे धीरे फॉल होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। लैम्ला की और वैल्यू कम है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये समझो चीज को। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा सा डायग्राम अजीब सा बना है, लेकिन ये समझो कि लैम्ला की वैल्यू 1.5 है तो ये फॉल कितना जल्दी हुआ है। लैम्ला की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी 1.5 से थोड़ी सी कम है तो ये फॉल थोड़ा स्लो है, और कम है तो ये और स्लो है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये पीडीएफ का ऐसा ग्राफ होता है, और ये देखो पीडीएफ का ग्राफ देखो, ये सीडीएफ का ग्राफ होता है। ठीक है, तो इतना थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। चलो, ये तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, एक ये एक्सपोनेंशियल का ना यूज करके कुछ कोडिंग सी करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने नमपाई को वो करा। ठीक है, ये मैंने प्लॉटिंग के लिए इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स। ठीक है, और मैं ना रैंडमली मैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करोगे ना तो आपके पास डेटा होगा जो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा होगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो हम रैंडमली डेटा को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके जनरेट करने के लिए अगर कोई आपको बोले कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा जनरेट सॉरी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा जनरेट करना है, तो आप पता है क्या लिखोगे, रैंडम डॉट एक्सपोनेंशियल। ठीक है, रैंडम डॉट एक्सपोनेंशियल, और ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट में जाओ आप इसकी उसमें जाओ, तो इसमें एक स्केल वेरिएबल होता है, इसमें एक स्केल होता है। स्केल क्या होता है, स्केल बेसिकली आपका 1/लैम्ला होता है। यानी कि अगर आपकी लैम्ला की वैल्यू 0.5 है, अगर आपकी लैम्ला की वैल्यू 0.5 है, यानी कि अगर आपकी लैम्ला की वैल्यू 0.5 है, तो 1 पॉइंट स्केल पता है क्या होगा, स्केल हो जाएगा 1.0.5। यानी कि 2, आपको स्केल की वैल्यू 2 देनी पड़ेगी। तो चलो मैं स्केल की वैल्यू 2 दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ स्केल इक्वल टू 2, और मेरे को कितने पॉइंट्स चाहिए, सपोज करो मेरे को 50 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे को 50 पॉइंट चाहिए। मैं करता हूँ प्रिंट एक्स, प्रिंट एक्स कर दिया मैंने, देखो क्या आउटपुट आता है। ये मेरे को 50 पॉइंट आ गए। ये जो 50 पॉइंट है ना, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे होंगे। चलो, अब इनका एक काम करते हैं, इनका ना पीडीएफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इनका पीडीएफ ड्रॉ करने का ये सिंपल सा प्लॉट होता है, एस एन एस डॉट डिस्ट प्लॉट। ठीक है, एस एन एस डॉट डिस्ट प्लॉट को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक्स मैंने लिख दिया क्योंकि ये एक्स था, ये मैंने एक्स लिख दिया। अब इसका प्लॉट आ जाएगा, ये देखो ये प्लॉट आ गया, ये पीडीएफ इसका प्लॉट आ गया। एक चीज समझो, ये जीरो के इधर वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि याद करो मैंने अभी क्या बताया था आपको, कि पीडीएफ की वैल्यू जीरो के नीचे जीरो होती है। समझे, ये जीरो बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पे जीरो बताया था। बेसिकली मैंने आपको ये जीरो बताया था, क्यों, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो ये जीरो होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये जीरो के नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अगर ये हिस्टोग्राम हटाना चाहूं यहाँ से तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, हिस्ट इक्वल टू फॉल्स।